हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने ही कार्यकर्ताओं से डरे मोदी। अब पहले से तय होंगे पीएम से पूछे जाने वाले सवाल। बीजेपी बोली, रिकॉर्ड कर भेजें सवाल। अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लाइव बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि वे इवेंट के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी की काफी किरकिरी हो रही है। इससे पार्टी सावधान हो गई है। दरअसल पूछू तेरी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए लाइव संवाद कर रहे थे। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने उसकी सरकार पर टैक्स का बोझ लादने की शिकायत कर दी। इस पर मोदी असहज हो गए थे। उस समय बीजेपी कार्यकर्ता के प्रश्न को पीएम मोदी टाल गए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने मोदी के अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर सभी ने कहा कि मोदी को अपनी सरकार की आलोचना तनिक भी पसंद नहीं है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी से सम्मेलन में सवाल पूछना है, उन्हें अब कार्यक्रम से 48 घंटे पहले अपने मोबाइल से सवाल शूट करके पार्टी को भेजने पड़ रहे हैं। इसके लिए पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं को सूचित भी किया जा चुका है। लाइव संवाद के दौरान सवाल पूछने वालों को फिल्म की तरह कई बार परीक्षण किया जा रहा है। यानी अब से पीएम मोदी से सिर्फ अच्छे और उनकी तारीफ करने वाले सवाल ही पूछे जाएंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि पूछे तेरी जैसा वाक्य दोबारा हो, जिसे पीएम मोदी सिर्फ एक सवाल पर असहज हो गए और उनकी किरकिरी हो। बता दें कि पूछू तेरी में बुधवार को मोदी अपनी सरकार का विकास बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने रख रहे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता निर्मल कुमार जैन ने पीएम मोदी से शिकायत करते हुए सवाल किया कि आपकी सरकार हर तरीके से टैक्स वसूली करने में जुटी हुई है। मिडिल क्लास आईटी सेक्टर लोन मिलने की प्रक्रिया में राहत देने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरी आपसे अपील है कि आपकी पार्टी की जड़ मिडिल क्लास में है, इसका आप उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह से आप उनके टैक्स लेते हैं। निर्मल जैन के सवाल का जवाब इस तरह से पीएम मोदी ने दिया कि वो हैरान करने वाला था। उन्होंने जवाब में कहा, शुक्रिया, क्योंकि आप कारोबारी हैं इसलिए कारोबार की बात करेंगे, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इतने महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में पीएम कन्नी काटते हुए दिखाई दिए, वो भी बीजेपी कार्यकर्ता के सवाल पर। फिर उस दिन की कल्पना ही की जा सकती है कि देश के पत्रकारों के सामने मोदी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं, बल्कि बात जनता के सवाल की है। पुलिस का दावा, एक तरफा प्यार में संजली के चचेरे भाई ने ही उसको जिंदा जलाया। 18 दिसंबर को स्कूल से लौट रही 10वीं की छात्रा संजली को उसके चचेरे भाई ने ही जिंदा जलाया था। पुलिस का दावा है कि एक तरफा प्यार में संजली के चचेरे भाई योगेश ने 2 रिश्तेदारों विजय और आकाश के साथ मिलकर संजली को जिंदा जलाया था। योगेश संजली से एक तरफा प्यार करता था। उसके घर से संजली के लिए लिखे गए लव लेटर भी बरामद हुए हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। इससे पहले बोलता हिंदुस्तान के साथ बातचीत में संजली के परिवार वाले कह चुके हैं कि पुलिस जानबूझकर गांव वालों को आरोपी बना रही है ताकि मामला रफा दफा किया जा सके। पुलिस के मुताबिक 19 दिसंबर को दिल्ली में इलाज के दौरान संजली की मौत हो गई। फिर 20 दिसंबर को योगेश ने आत्महत्या कर ली। इससे पूरा घटनात्मक सुलझ गया, लेकिन मौत से पहले संजली के दिए बयान और योगेश के घर से मिले कुछ सबूतों ने पूरा मामला परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगा। एसएसपी की माने तो वारदात के वक्त योगेश और आकाश एक बाइक पर सवार थे, जबकि विजय दूसरी बाइक पर था। संजली पहचान न सके इसलिए तीनों ने हेलमेट पहन रखा था। पुलिस की माने तो गिरफ्तार दोनों आरोपी का कहना है कि योगेश संजली के मारने नहीं चाहता था, बस उसका चेहरा तेजाब से जला देना चाहता था। तेजाब न मिलने की वजह से उसे बाइक से पेट्रोल निकालकर स्कूल से लौट रही संजली पर पेट्रोल उछाला और लाइटर से आग लगा दिया। योगेश की इस बात का अंदाजा नहीं था कि आग इतनी भड़क जाएगी और संजली की मौत हो जाएगी। एसपी अमित पाठक ने बताया कि पकड़े जाने से डर से योगेश ने 20 दिसंबर को जहर खाकर अपनी जान दे दी, जबकि योगेश की खुदकुशी परिवार वालों का कहना था कि वो दिल्ली में संजला को देखने गया था और उसकी हालत देखी ना गई और वापस आने पर उसने अपनी जान दे दी।
योगी ने नहीं दी मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी। आरोपियों में भाजपा सांसद और विधायक है शामिल। ये शर्मनाक है कि साल 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की जांच कर रही एसआईटी को योगी सरकार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। इस मामले में बीजेपी सांसद भारतेंदु सिंह, बीजेपी विधायक उमेश मालिक और हिंदुत्ववादी नेता साध्वी प्राची समेत कई दूसरे लोग भी शामिल हैं। एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक विशेष जांच दल ने धार्मिक स्थल पर किए गए अपराध के लिए आईपीसी की धारा 1531 के तहत भाजपा सांसद, विधायक और साध्वी प्राची के समेत अन्य लोगों के खिलाफ कथित रूप से घृणा फैलाने वाला भाषण देने के लिए मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर राज्य सरकार ने पिछले 5 साल में कोई जवाब नहीं दिया है। मालूम हो कि इस दौरान समाजवादी पार्टी भी सरकार में थी। जाहिर है सवाल उस पर भी उठता है कि उसने भाजपा नेताओं समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत क्यों नहीं दी। मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगे में तकरीबन 60 लोगों की मौत हुई, जबकि 40,000 के करीब विस्थापित हुए। 2018 में सिर्फ संजली ही नहीं और भी कई दलित लड़कियों को जिंदा जला दिया गया। 20 दिसंबर 2018 आगरा, उत्तर प्रदेश में 15 साल की दलित लड़की संजली को जिंदा जलाया गया। 5 अक्टूबर 2018 झुंझुनू, राजस्थान में 15 साल की दलित लड़की को जलाया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बच्ची पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के सपने देख रही थी। 30 जुलाई 2018 भदोही, उत्तर प्रदेश में एक 17 साल की मुस्लिम दलित लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करने के कारण जिंदा जला दिया गया। 8 मई 2018 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में 16 साल की दलित लड़की दीपा का रेप का विरोध करने के कारण जिंदा जला दिया गया। 14 अप्रैल 2018 कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की निधि दोहरे को हैंडपंप से पानी भरने के विवाद को लेकर स्वर्णों ने सरेआम जिंदा फूंक दिया। 28 मार्च 2018 हजनगंज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में 19 साल की दलित लड़की को बलात्कार करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। 10 मार्च 2018 बलिया, उत्तर प्रदेश में 45 साल की दलित महिला को जिंदा जलाकर मार दिया, क्योंकि महिला साहूकार का ब्याज समय पर ना दे सकी और उसकी अनुचित मांगों को मानने से मना कर गई। 23 फरवरी 2018 उन्नाव, उत्तर प्रदेश में 18 साल की लड़की मोनी को जातिगत विशेष के चलते जिंदा जला दिया गया। 11 फरवरी 2018 राजगढ़, मध्य प्रदेश में रेप का विरोध करने के कारण 12 साल की दलित बच्ची को जिंदा जला दिया गया। 11 जून 2018 कटिहार, बिहार में एक महादलित परिवार को जातिगत द्वेष के चलते झोपड़ी में बांधकर जिंदा जला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे तक नहीं बख्शे गए। ये तो सिर्फ दलित लड़कियों को जलाने वे मामले हैं जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आए। ऐसे कई मामले हैं जो रिपोर्ट में नहीं आए हैं। ये मामले SC/ST एक्ट के तहत होने के बावजूद आरोपियों की सजा नहीं मिली। कुछ मामले में तो अब तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई, उल्टा पीड़िता परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि एक ही साल 2018 में बहुजन समाज ने कई लाशें ढोई हैं। झुंझुनू खुद को बहुजन समाज को, अपने नेताओं और सरकार को कि 21 सदी में खड़े होकर भी जाति के चलते दलित लड़कियों को किसी खास के गड्ढर की तरह फूंक देने की हिम्मत कैसे हुई। सवाल करिए इस देश की मीडिया, फेमिनिस्ट आंदोलन, लाल सलाम वालों, समाजवादियों से लेकर ताकीरकर्ता प्रगतिशीलता का लबादा ओढ़े लोगों से कि दलित लड़कियों की चीखें आखिर सुनाई क्यों नहीं दी। बहुजनों, आपकी चुप्पी के चलते ये सब लगातार हो रहा, लेकिन संजली की मौत आखिर हो। इस घटना से दिसंबर क्रांति शुरुआत हो, ताकि आपके समाज की अगली बच्ची शिकार ना हो। 3 राज्यों में हारने के बाद पीएम मोदी जीएसटी घटा रहे। 2019 हारने के बाद नोटबंदी के लिए भी माफी मांगेंगे। आचार्य प्रमोद।
5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार मुंह देखने वाली बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। यही वजह है कि वो बिहार के गठबंधन में जेडीयू के साथ लोकसभा सीटों पर बराबर की हिस्सेदारी करने का फैसला किया और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अंततः देश में जीएसटी के 0, 5 और स्टैंडर्ड रेट टैक्स स्लैब होंगे। जीएसटी पर सरकार का यह बैक गियर ऐसे नहीं लगा है। इससे पहले कांग्रेस ने 31% तक ऊंचे टैक्स को लेकर बीजेपी की जमकर आलोचना की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के इस्तेमाल में आने वाली सीमेंट और ऑटोमोटिव्स ही 28% टैक्स स्लैब से हटा लिए गए। जेटली ने कहा कि भविष्य में 12 और 18% की जगह एक नया स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब बनाया जा सकता है, जो इन दोनों के बीच में होगा। लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स को अपवाद बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जीएसटी से पहले के दौर में विपक्ष पर भी निशाना साधा और आलोचनाओं का जवाब दिया। जीएसटी में आए इस बदलाव पर कांग्रेस समर्थक आचार्य प्रमोद ने सोशल मीडिया पर तंज किया। उन्होंने लिखा, 3 राज्यों में हारने के बाद जीएसटी घटा रहे हो। 2019 हारने के बाद क्या क्या करोगे? नोटबंदी के लिए भी माफी मांगोगे? 3 राज्यों में हारने के बाद जीएसटी घटा रहे हो। 2019 में हारने के बाद क्या करोगे? नोटबंदी के लिए भी माफी मांगोगे? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।